हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 42। प्रताप ने राजन को फैक्ट्री जाने को कहा और राजन पूजा से मिलने जा पहुंचा। पूजा ने राजन को अपने चाचा के घर से कुछ दूर पहले वाले चौराहे की लोकेशन भेजी ताकि उसे राजन के साथ आते जाते कोई देख न ले। राजन पूजा की बताई जगह चला आया। उसने पूजा के बगल में खड़ी गाड़ी रोकी और दरवाजा खोल दिया। पूजा अंदर आ बैठी और मुस्कुराते हुए कहा, हमें लगा नहीं था आप आएंगे। ऐसा क्यों? राजन ने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए कहा, आप इतने शर्मीले और चुप रहने वाले लड़के हैं, लगा नहीं था हमारे एक बार बुलाने से चले आएंगे। पूजा ने कहा। राजन ने गाड़ी चलाते हुए एक नजर पूजा को देखा और मुस्कुरा कर कहा, फिर भी हम चले आए क्योंकि हमें आपसे मिलना था, आपको थोड़ा और जानना था। पूजा ने सुना तो मुस्कुरा उठी। राजन के साथ बैठकर इस वक्त उसके दिल में तितलियां से उड़ रही थी। वह चाहकर भी अपने चेहरे पर आई खुशी को छुपा नहीं पा रही थी। उसके गालों पर गुलाबी रंगत थी और दिल सामान्य से तेज धड़क रहा था। पूजा को खामोश देखकर राजन ने कहा, ये रंग आप पर अच्छा लग रहा है, हमारा पसंदीदा है। थैंक यू। और क्या क्या पसंद है आपको? पूजा ने पूछा। बनारस पसंद है, यहाँ के घाट, गलियां, लोग पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, अच्छा खाना पसंद है और फिल्में देखना तो बहुत ही पसंद है। और आपको? राजन ने गाड़ी चलाते हुए पूछा। हमें घूमना फिरना, अच्छा खाना बनाना, डिजाइनर कपड़े पहनना, शॉपिंग करना और गाने सुनना। पूजा ने कहा। हमारी कुछ पसंद मिलती जुलती है पूजा जी। राजन ने कहा। आप मुझे सिर्फ पूजा कहकर बुलाइए ना, ये पूजा जी थोड़ा पराया सा लगता है। पूजा ने प्यार से कहा। पूजा की इस बात पर राजन उसे देखे बिना ना रह सका और जब देखा तो उसका दिल धड़क उठा क्योंकि पूजा उसे ही देख रही थी। राजन ने पूजा से नजरें हटाई और गाड़ी को साइड में लगाकर कहा, घाट जाने के लिए गलियों से होकर जाना पड़ेगा और बनारस की गलियां इतनी संकरी है कि ये गाड़ी उनमें नहीं जाएगी। तो क्या हुआ, पैदल चलते हैं, वैसे भी आपका साथ होगा तो सब अच्छा ही लगेगा। पूजा ने कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। पूजा को अपने साथ इतना सहज देखकर राजन की झिझक भी अब दूर हो गई। वह गाड़ी से उतरा और पूजा के साथ गली की तरफ बढ़ गया। दोनों बातें करते हुए गली में साथ साथ चलने लगे और 20 मिनट बाद घाट पर पहुंचे। सुबह सुबह घाट का नजारा देखकर पूजा की आंखें खुशी से चमक उठी। उसने खुशी से चहकते हुए एक ताली मारी और हाथों को अपने गालों से लगा लिया। पूजा राजन की तरफ पलटी और कहा, सच में बनारस कितना खूबसूरत है। अभी तो पूरा बनारस देखना बाकी है। राजन ने कहा। तो दिखाओ, पूजा ने चमकती आंखों के साथ कहा। राजन ने अपना हाथ पूजा के सामने किया और कहा, चले। पूजा ने एक नजर राजन को देखा और फिर मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामकर आगे बढ़ गई। घाट दर घाट होते हुए राजन पूजा को घाट घुमाने लगा। पूजा के साथ घूमते बात करते राजन को महसूस हुआ कि पूजा एक बहुत ही समझदार और खुशमिजाज लड़की है। शादी के लिए वह राजन को पसंद तो थी ही, अब और ज्यादा पसंद आने लगी। मुन्ना घर से बाहर आया और आकर अपनी बाइक पर आ बैठा। उसे किसी जरूरी काम से पार्टी हाउस जाना था। मुन्ना ने बाइक स्टार्ट की और घर से निकल गया। मुन्ना अभी कुछ ही दूर पहुंचा होगा कि उसकी नजर सड़कों पर लगे उसके पोस्टर पर गई, जिन पर मुन्ना की तस्वीर के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, लाल फूल नीला फूल, मुन्ना भैया ब्यूटीफुल। ये देखकर मुन्ना को बहुत अजीब लगा और उसने रमेश को फोन लगा दिया। 1-2 रिंग के बाद ही रमेश ने फोन उठाया और कहा, जी भैया कहिए। रमेश, जिस शहर में हमरे नाम के पोस्टर तुमने लगवाए हैं? मुन्ना ने पूछा। हाँ भैया, अब इलेक्शन में खड़े हुए हैं तो प्रचार प्रसार तो करना बनता है ना। रमेश ने खुश होकर कहा। वो सब ठीक है रमेश, लेकिन हमारी तस्वीरों के साथ तुमने इतनी अजीब बातें क्यों लिखवाई है? तुम जानते हो ना हमें ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। मुन्ना ने थोड़ा रूखे स्वर में कहा। अरे लेकिन मुन्ना भैया, रमेश ने कहा। लेकिन मुन्ना ने उसकी बात बीच में काट कर कहा, आज शाम से पहले ये सब पोस्टर शहर से हट जाने चाहिए। इस इलेक्शन में जीतने के लिए हमें प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। लेकिन रमेश ने कहना चाहा।
रमेश, तुम भी जानते हो कि हमारे काम का तरीका अलग है। आज शाम तक ये सब हट जाना चाहिए, मुन्ना ने कहा और फोन काट दिया। मुन्ना ने एक नजर पोस्टर पर डाली और वहां से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद मुन्ना पार्टी हाउस पहुंचा। उसने पार्टी हाउस से 80 घाट के लिए परमिशन ली और वहां से निकल गया। पार्टी हाउस से लौटते हुए मुन्ना को भूख का एहसास हुआ तो वह एक जगह रुका, अपनी बाइक साइड में लगाई और दुकान वाले से एक चाय और पराठा देने को कहा। मुन्ना आकर वहां पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। 3 हफ्ते बाद मुन्ना की शादी थी और उसके पास बाहर घूमने और अपने इलेक्शन के लिए बस 2 हफ्ते का वक्त था। शादी, इलेक्शन, घर की जिम्मेदारियां और युवा नेता बनने के बाद बनारस में आने वाले बदलाव के बारे में सोचते हुए मुन्ना अपनी चाय और पराठे का इंतजार कर रहा था कि तभी वहां भूषण की जीप आकर रुकी। भूषण अपने लड़कों के साथ जीप से नीचे उतरा और लड़कों से कहा, जल्दी जल्दी पोस्टर चिपकाओ बे, अभी तो पूरा शहर नापना है। मुन्ना ने भूषण को वहां देखा लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अपने फोन में व्यस्त हो गया। भूषण ने जैसे ही मुन्ना को वहां देखा, उसे अकेला देखकर भूषण की आंखें चमक उठी। उसने अपने लड़कों की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। लड़के समझ गए भूषण क्या कहना चाहता है। सभी लड़के मुन्ना से दूरी बनाकर उसके इर्द गिर्द जा बैठे। हालांकि मुन्ना को इस बात का एहसास था, लेकिन फिर भी वह शांत बैठा रहा। कुछ देर बाद लड़का मुन्ना के लिए चाय और पराठा रखकर चला गया। मुन्ना ने अपना फोन जेब में रखा और जैसे ही चाय की तरफ हाथ बढ़ाया, भूषण ने एक लड़के से वहां पड़ा पानी का जग उठाया और मुन्ना की चाय में उड़ेल दिया। कप में अब चाय कम और पानी ज्यादा था। मुन्ना ने नजर उठा के लड़के को देखा तो लड़का बेशर्मी से मुस्कुरा दिया और साइड में चला गया। मुन्ना फिर भी शांत रहा। वह बेवजह उन लोगों से झगड़ा करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चाय पानी से भरे कप को साइड में खिसका दिया और पराठे की तरफ हाथ बढ़ाया तो भूषण ने मुन्ना की तरफ आते हुए जमीन से मिट्टी उठाई और उसे पराठे पर उछाल दिया। मुन्ना के हाथ की मुट्ठी बंध गई और उसने जलती आंखों से भूषण को देखा तो भूषण ने बेशर्मी से अपने लड़कों से कहा, अरे देखो जरा, मुन्ना भैया को तो गुस्सा आ गया। मुन्ना अपनी जगह से उठा और भूषण के सामने आकर कहा, इस तरह खाने का अपमान करना गलत है, खाओ इसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या मुन्ना? हम जे खाएंगे, भूषण ने कहा। हमारा दिमाग खराब हो उससे पहले से खाकर खत्म करो। चाहो तो अपने इन पंचों की मदद भी ले सकते हो, मुन्ना ने अपना चश्मा साफ करते हुए कहा। हे, सुन रहे हो तुम लोग? जो मुन्ना का कहे आ, भूषण आगे कह पाता इससे पहले गरम गरम चाय आकर भूषण के मुंह पर गिरी, जिसे भूषण ने बगल से गिरते वेटर के हाथ से लेकर फेंका था। ये सब मुन्ना ने इतनी जल्दी किया कि भूषण समझ ही नहीं पाया और दर्द से करा उठा। वह हाथों में अपना मुंह छुपाकर चीखने लगा। लड़कों ने देखा तो कुछ भागकर भूषण के पास गए और 2 लड़के मुन्ना के पास चले आए। उनमें से एक ने कहा, का रे मुन्ना, खुद को बहुत ही बड़ा। लड़का आगे बोल ही नहीं पाया। उसके आगे के शब्द उसके गले में ही थे और मुन्ना का हाथ उसके गाल पर। एक थप्पड़ में ही लड़का नीचे जा गिरा। साथ खड़े दूसरे लड़कों ने देखा तो घबराहट भरे स्वर में कहा, मार क्यों रहे हो? बैठकर बात करते हैं ना। 2 ऑप्शन है, या तो इसे खाओ या हमसे खाओ, मुन्ना ने आंखों पर चश्मा लगाकर कहा। मैं ये खा लूंगा, एक लड़के ने डरते हुए कहा। भूषण ने सुना तो कहा, हे, तू पागल है क्या? ये क्या कर रहा है? चुप कर, मुझे तुम सबकी जैसे मार खाने का शौक नहीं है, कहकर लड़के ने मिट्टी से भरे पराठे को उठाया और उसका एक टुकड़ा खाने लगा। उसके हाव भाव देखकर ही समझ आ रहा था कि उसे ये खाते हुए कितना अजीब लग रहा था। भूषण ने जब देखा तो पास खड़े लड़के से कहा, जाकर मारो उसे, साला सब आस्तीन के सांप ही पाल रखे हैं हमने, खड़े खड़े हमारा मुंह का देख रहे हो, मारो उसे। लड़के ने भूषण को छोड़ा और मुन्ना के सामने आकर कहा, मुन्ना, खुद को बहुत बड़ा हीरो समझता है तुझे तो मैं। इसके बाद लड़के को मुन्ना ने जो मारा है, लड़के ने आखिर में अपने हाथ ही जोड़ लिए। भूषण के साथ 4 लड़के थे, जिनमें से 3 मुन्ना की मार खाकर नीचे जमीन पर पड़े धूल चाट रहे थे और एक कप से धूल वाले पराठे को चबाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। भूषण ने देखा 4 लड़के मुन्ना के सामने टिक नहीं पाए तो वह खुद उठा और मुन्ना से लड़ने आया, लेकिन मुन्ना की 2-3 घूंसों ने ही भूषण की अकल ठिकाने लगा दी।
और कहा, हमसे उलझने की गलती ना करो भूषण, वरना इस शहर से तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा अस्तित्व भी मिटा देंगे। मुन्ना को गुस्से में देखकर भूषण शांत हो गया। मुन्ना ने भूषण को गर्दन से पकड़ा और उसे टेबल की तरफ धकेल कर कहा, चल खा इसे। मुन्ना, आई एम सो। भूषण ने मरे हुए स्वर में कहा, खा इसे। मुन्ना ने गुस्से से कहा तो भूषण डर से बचा हुआ टुकड़ा लेकर खाने लगा। मिट्टी होने की वजह से उसे खाना कितना मुश्किल था। मुन्ना उसे टेबल के पास कुर्सी पर आ बैठा। उसने जैसे ही भूषण के लड़कों की तरफ देखा, नीचे गिरे लड़कों में से एक ने उठते हुए कहा, मैं आपके लिए दूसरी चाय और पराठा ले आता हूं। मुन्ना ने कुछ नहीं कहा और सामने देखने लगा। भूषण और उसके बाकी लड़के वो मिट्टी से भरा पराठा खाने को मजबूर हो चुके थे। अगले ही पल लड़का मुन्ना के लिए चाय और पराठा ले आया। मुन्ना ने लड़के को देखा और कहा, अचार कहाँ है? अचार अभी लाया, कहकर लड़का फिर तेजी से भागा। अपने लड़कों को मुन्ना के लिए काम करते देखकर भूषण की जान जल गई, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाया। मुन्ना ने चाय पराठा खाया और उठकर वहां से चला गया। भूषण एक बार फिर मुन्ना से मात खा चुका था। मुन्ना का तो वह कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन मुन्ना का गुस्सा उसने अपने ही लड़कों पर निकाला और उन्हें पीटने लगा। नवीन का ऑफिस मुंबई। अपने ऑफिस में बैठे नवीन ने निशी को फोन लगाया। कुछ देर बाद निशी ने फोन उठाया तो नवीन निशी के बोलने से पहले ही बोल पड़ा और कहा, हेलो निशी, कहाँ बिजी हो बेटा? कल से तुमने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। तुम ठीक तो हो ना? और वो चिरकुट, उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? मैं नहीं, बल्कि आपकी बेटी मुझे ज्यादा परेशान कर रही है। एंड बाय द वे, ये चिरकुट बुलाने का हक सिर्फ निशी को है, आपको नहीं, वंश ने चिढ़ते हुए कहा। निशी के फोन पर वंश की आवाज सुनकर नवीन ने हैरानी से अपने फोन की स्क्रीन देखी, जिस पर निशी का ही नंबर था। लेकिन वंश की आवाज सुनकर नवीन कंफ्यूज हो गया और कहा, निशी का फोन तुम्हारे पास कैसे आया? निशी कहाँ है? कल रात शायद उसका फोन मेरे रूम में ही रह गया था, वंश ने कहा। क्या? निशी का फोन तुम्हारे रूम में? इसका मतलब तुम और निशी एक कमरे में एक साथ साथ रुके थे? मतलब कल रात तुम दोनों साथ थे? नवीन ने हैरानी से कहा। वंश ने सुना तो चिढ़ते हुए कहा, आप दोनों बाप बेटी को ओवर रिएक्ट करने की बीमारी है क्या? पूरी बात सुने बिना ही जज करना शुरू कर देते हो। और मेरा नाम वंश है, चिरकुट नहीं। ओह सॉरी, मुझे लगा तुम दोनों साथ थे। छोड़ो, निशी कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है, नवीन ने कहा। तभी वंश के कमरे का दरवाजा खुला और वंश ने सामने देखा तो पाया निशी चली आ रही है। निशी वंश के पास आई और कहा, आई थिंक मेरा फोन कल रात यहीं रह गया, तुमने देखा क्या? वंश ने हाथ में पकड़ा फोन निशी की तरफ बढ़ा दिया। निशी ने फोन लिया और कान से लगाकर कहा, हेलो डैड। इसका मतलब तुम और वंश कल रात साथ थे, एक कमरे में थे? ये सब मैं क्या सुन रहा हूं निशी? नवीन ने गुस्से से कहा। निशी ने वंश को घूर कर देखा और कहा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है डैड, मैं आपको समझाती हूं। मुझे कुछ नहीं सुनना निशी, उस चिरकुट को लेकर तुरंत मुंबई पहुंचो तुम, आज और अभी, नवीन ने कहा। इसका नाम चिरकुट नहीं है डैड, निशी ने मायूसी से कहा। वंश ने तब तक निशी से फोन छीन लिया और कहा, लिसन मिस्टर नवीन शर्मा, मेरा नाम वंश कुमार गुप्ता है, मुझे बार बार चिरकुट बुलाना बंद कीजिए आप। अंकल से सीधा नवीन शर्मा, और कुछ बाकी रह गया है तो वो भी बोल दो, नवीन ने वंश को ताना मारते हुए कहा। मैं आपसे बात ही क्यों कर रहा हूं, वैसे भी आपका और आपकी बेटी का दिमाग तो एक ही ट्रैक पर चलता है, सीधी बातों का भी उल्टा मतलब निकालने में माहिर हैं आप, वंश ने कहा। ए वंश, तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो, नवीन ने कहा। बिना लिमिट क्रॉस के इतना सब सुनने को मिल गया, लिमिट क्रॉस कर देता तो आपकी बेटी मुझे पहाड़ से नीचे फेंक देती। क्या यह सच में आपकी बेटी है? वंश ने निशी की तरफ देखकर कहा, जिससे निशी के चेहरे पर खुन्नस के भाव साफ दिखाई देने लगे। तुम्हें डाउट है क्या? नवीन ने पूछा। नहीं, एक्चुअली ये आपकी ही बेटी हो सकती है, आप आधे पागल हैं और ये पूरी, कहकर वंश निशी का फोन उसके हाथ में थमाकर कमरे से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग
42। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।